जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, विद्युत के बारे में। ठीक है, तो विद्युत के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और विद्युत को हम देखेंगे स्टार्टिंग में हम क्या दो भागों में बांट करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला भाग हमारा स्थिर विद्युत का, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्थिर विद्युत की जब बात करेंगे तो हमको जो आवेश होंगे, जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे, उनको फ्लो के बारे में नहीं पढ़ना। जब वो एक ही स्थान पे रहते हैं, उनका फ्लो नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्थिर विद्युत कहेंगे और उसे कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो दूसरा पोर्शन हम पढ़ेंगे विद्युत का ही, उसे हम करेंगे धारा विद्युत, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। जब जहां भी धारा वर्ड का नाम आ गया, आप लोग समझ जाएंगे वहां पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चार्ज पार्टिकल्स होंगे, उनका क्या होगा, फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो जैसे नदी की धारा होती है, नदी में पानी बहता है, उसे क्या कहेंगे, धारा होता है। ठीक है, कहीं पे नहर निकाले जाते हैं, नाला होते हैं, वहां पानी बहता है तो उसे भी धारा कहेंगे। आप लोग घर में नलों में पानी आता है तो एक धार से गिरता है, मतलब एक फ्लो होता है। तो जहां पर भी चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, वहां हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट या धारा विद्युत। अब धारा विद्युत आगे की वीडियोस में देखेंगे। धारा विद्युत में भी हम क्या चीज तीन प्रकार, मतलब तीन उसके इफेक्ट देखने वाले हैं। ठीक है, विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव, हीट इफेक्ट देखेंगे, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट देखने वाले हैं विद्युत धारा के, और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट इसमें देखेंगे। तो ये सब में ऊष्मीय प्रभाव में क्या हो, जैसे आपके हीटर हो गया, ठीक है, आपका प्रेस हो गया, ये सब क्या है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव में देखेंगे। इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे हम लोग आगे। और रासायनिक प्रभाव में क्या आने वाला है, रासायनिक प्रभाव में आपके सेल आने वाले, जहाँ जो बैटरी होती है, जो सेल होते हैं, जहाँ टॉर्च वगैरह जलते हैं आपके, तो वो क्या है, सभी रासायनिक प्रभाव होंगे। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में जो आपके मोटर होते हैं, जनरेटर होते हैं, ये सब जब इफेक्ट देखेंगे हम लोग, विद्युत धारा का मोटर हो गया या जो फैन हो गया, कूलर हो गया, तो ये सब क्या चुंबकीय, वहां पे मैग्नेट जनरेट होता है, तो उसके कारण क्या होते हैं, ये सब जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपके काम में आते हैं। तो ये सब चीजें हमको देखना है इसमें। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और आगे भी मैं वीडियो लेके आते रहूंगा। आज का जो वीडियो होगा वो हमारा जो फुली बेस्ड होगा वो स्थिर विद्युत पे बेस्ड होगा। पहले हमको स्थिर विद्युत पढ़ना है, चार्ज पार्टिकल्स के बारे में जानना है। ठीक है, उसके बाद ही क्या करेंगे, हम उस वाले पोर्शन पे जाएंगे। तो अगर हम बात करें, शुरुआत की बात करें, तो स्थिर विद्युत की शुरुआत कहां से देखी जाती है, तो लगभग 600 ईस्वी पूर्व, है ना, 600 ईस्वी पूर्व, या बीसी भी कहते हैं। तो लगभग 600 ईस्वी पूर्व जो एक दार्शनिक थे, थेल्स, यूनान के दार्शनिक थे, इन्होंने क्या किया, एक अंबर था और उसको क्या किया, पिल्ली के जो चमड़े पे उसको रगड़ के देखा। अंबर मतलब एक पत्थर जैसा आप समझ सकते हैं, एक जीवाश्म का पत्थर हो गया। उसको जब बिल्ली के चमड़े पर रगड़ा उन्होंने, तो पाया कि क्या है, उसमें क्या है, कागज के छोटे छोटे कण हो गए, उसको आकर्षित करने की क्या जाती है, क्षमता आ जाती है। तो यहीं से क्या माना जाता है, स्थिर विद्युत का स्टार्टिंग मानी जाती है। लेकिन ये 600 ईस्वी पूर्व की बात थी। तो लगभग इस खोज के 2000 सालों तक भी किसी का भी इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं गया था। तो इसके आगे ऐसे ही चलता है, प्रयोग यहीं पे खत्म हो गया था। दार्शनिक उन्होंने एक स्टार्टिंग कर दी थी स्थिर विद्युत की, बाद में क्या बना, इसी को स्टार्टिंग मानी गई। आगे क्या हुआ, लगभग 1600 ईस्वी में, लगभग कितना, 1600 ईस्वी में, लगभग 2000 साल बाद गैलीलियो का टाइम था, जहां पे डॉक्टर गिलबर्ट का नाम आया। क्या थे, महारानी एलिजाबेथ थी, उनके क्या घरेलू चिकित्सक भी थे। इन्होंने बताया कि इसके अलावा, मतलब जो अंबर और बिल्ली के चमड़े के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको आपस में रगड़ने पर क्या है, उनपे आकर्षण करने का गुण आ जाता है। तो इन प्रयोगों से ही स्थिर विद्युत की शुरुआत हुई। उसमें और बहुत सारे प्रयोग हुए। बहुत सारी चीजों को आपस में रगड़ने में क्या होता है कि उनमें कुछ न कुछ आवेश आ जाते हैं, मतलब चार्ज हो जाती है वस्तुएं। हम लोगों ने बचपन में देखा हुआ, एक कुर्सी पे किसी व्यक्ति को बैठा देते, पीछे से कपड़ा मारते रहते उसके ऊपर, और उसको बोलते थे कि भैया अपना पैर क्या है, जमीन में टच मत करना, जमीन से पैर उठा के रखना। उसके बाद क्या था, उसको टच करते चट से, मतलब एक तो झटका टाइप का लगता। तो क्या होता, मारते मारते क्या होता, उसमें क्या होता, एक रगड़ की भांति व्यवहार करता था, और उसमें क्या है, चार्ज पार्टिकल या फिर वो व्यक्ति जो था वो चार्ज हुआ था। आज भी सब प्रयोग करते थे, बचपन में हम खेलते थे। तो गिलबर्ट का नाम है। तो यहाँ पे अभी क्या है, एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू सभी कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बन रहे हैं। आगे देखते हैं, बहुत सारी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ऐसे 10 चीजों के नाम है जो आप फिगर में देख पा रहे होंगे, जिनको रगड़ने से क्या हुआ, वो आवेश आता है। एक के ऊपर धन आवेश आएगा और एक के ऊपर क्या है, ऋण आवेश आएगा। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होगी और एक निगेटिव चार्ज होगी।
कहने का मतलब क्या है, चार्ज भी दो प्रकार के आवेश होते हैं, वो भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, पॉजिटिव क्यू लेता हूं मैं, और सेकंड क्या लेता हूं, निगेटिव क्यू लेता हूं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो जो किन्हीं भी दो वस्तुओं को रगड़ा जाएगा तो एक में पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक में निगेटिव चार्ज आएगा, और दोनों क्या है, समान मात्रा में आते हैं। तो अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि इसको रगड़ने से किसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा और किसमें निगेटिव चार्ज आएगा? तो इसका जो प्रयोग था फ्रैंकलिन ने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, है ना। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो प्रयोग किया उसके क्या एक लिस्ट तैयार हुई, जिसको आप लोग देख पा रहे हैं। तो इसमें लिस्ट ऐसी तैयार हुई है कि अगर ऊपर वाली वस्तु को नीचे वाली वस्तुओं से रगड़ा जाएगा तो जो ऊपर रखा गया है उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो निगेटिव रखा गया है, नीचे रखा गया है, उसमें क्या आने वाला है, निगेटिव चार्ज आने वाला है। ऐसे एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि रेशम को कागज से रगड़ने पर कौन धनावेशित होगा, कौन ऋणावेशित होगा। तो जैसा कि ये लिस्ट में आप लोग देख पा रहे होंगे, जो कांच है उसको 5वें नंबर पे रखा गया है, और जो उसके नीचे रेशम है उसको 7वें नंबर पे रखा गया है। तो कांच और रेशम को रगड़ने से क्या होगा, कांच क्या होगा, धनावेशित होगा, और रेशम क्या है, ऋणावेशित होगा। दोनों क्या है, समान मात्रा में क्या है, समान मात्रा में आवेशित होते हैं। तो आवेश कितने प्रकार के हो गए, धनावेश हो गए और ऋणावेश हो गए। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, ये तो हमारा स्टैटिक पार्ट हो गया। अब थोड़ा सा आवेश के बारे में समझते हैं, आवेश क्या होते हैं, आवेश कैसे होते हैं। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं आवेश के बारे में। आवेश हम कहेंगे विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो मैंने अभी आपको बताया जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा धनावेश, जिसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, और दूसरा होता है ऋणावेश, जिसे हम क्या कहते हैं, निगेटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी भी वस्तु को आपस में रगड़ा जाएगा, फ्रिक्शन होगा वहां पर, तो किस प्रकार के आवेश उत्पन्न होंगे, दो आवेश उत्पन्न होंगे। एक में धनावेश उत्पन्न होगा और दूसरे में क्या होगा, ऋणावेश उत्पन्न होगा। तो जहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, बेसिकली हम धनावेश का कहें, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, वो क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। जहां पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव चार्ज या ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, ये जो आवेश है, विद्युत आवेश है, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं किस प्रकार की राशि है, तो ये अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है। और दूसरा क्या है, इसका मात्रक भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्या है, इसको मात्रक हम कूलाम कहते हैं। कूलाम मतलब 1 कूलाम 2 कूलाम, ऐसे आवेश की गणना होती है। तो ये हो गया आवेश के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अदिश राशि है, तो इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और थोड़ा सा हम इसके मात्रक देख लेते हैं इधर, है ना। अगर 1 कूलाम से कम है तो उसको मिली कूलाम कहेंगे, 10⁻³ कूलाम। ठीक है, मिली मतलब होता है 10⁻³ कूलाम। माइक्रो कूलाम कहेंगे तो 10⁻⁶ कूलाम, इसी पर 10⁻⁹, 10⁻12 नैनो पिको, ऐसे चलता रहता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो एक इलेक्ट्रॉन की बात करें हम, तो एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। मतलब बहुत ही छोटा राशि हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे बहुत कम आवेश होता है। ये याद रखने लायक चीजें हैं, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो होप्सो आपको ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कूलाम से संबंधित या आवेश संबंधित। आवेश क्या होगा, जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाएगा आपस में तो उनमें अपने आप क्या होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। एक में पॉजिटिव आवेश और एक में निगेटिव आवेश। वो क्या करते हैं, अन्य आवेशों को अपनी ओर, या अन्य वस्तुओं को जो आवेशित नहीं होती हैं, कम आवेशित होती हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो हमको क्या है, इसके गुण जानना भी बहुत जरूरी है। जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैं आपको बताता हूँ। पहला मैंने लिखा हुआ है सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण एवं विजातीय आवेशों में आकर्षण। ये चीजें समझ में नहीं आती होंगी। ठीक है, सजातीय और विजातीय। सजातीय और विजातीय मतलब अगर पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव आवेश है तो एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षण, मतलब एक दूसरे से दूर ले जाएंगे। ठीक है, दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आपस में आने का विरोध करते हैं। ठीक है, उनके बीच में क्या रिपल होता है, वो एक दूसरे को दूर करते हैं। लेकिन अगर विजातीय आवेश है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है आपका और एक निगेटिव चार्ज है, ठीक है, एक निगेटिव चार्ज है, तो क्या करेंगे, दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, मतलब एक दूसरे के पास आने का प्रयास करेंगे। तो जहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो पास नहीं आते हैं, और दोनों पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो क्या करेंगे, ये पास आने का प्रयास करेंगे। ऐसा है अगर एक निगेटिव है और दूसरा भी निगेटिव तो ये भी क्या पास नहीं आएंगे, मतलब ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। मतलब प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे से दूर जाना, और आकर्षण मतलब एक दूसरे के पास आना। और सजातीय मतलब दोनों पॉजिटिव रहेंगे, या दोनों निगेटिव भी जाए, इसको भी सजातीय ही कहेंगे। दूसरा देखते हैं, आवेश कभी द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता है। मतलब आवेश कभी द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है जो भी आपकी चार्ज है या आवेश है, ठीक है,
इलेक्ट्रिक जो चार्ज है उसमें कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन में कुछ द्रव्यमान होगा या प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ का द्रव्यमान जरूर रहेगा, बिना द्रव्यमान के क्या है आवेश नहीं हो सकता है। थर्ड देखिए वेग में परिवर्तन, अगर आप इसकी वेलोसिटी चेंज करते हैं तो आवेश नहीं बदला जा सकता, वेग में परिवर्तन करके आप आवेश को नहीं बदल सकते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव में भी क्या है डिस्क्रिप्टिव टाइप के 5-6 स्टेटमेंट आपको दी जाएंगी, उनमें से पूछा जाएगा कौन सा आवेश के संबंध में सही है या कौन सी आवेश के गुण सही है या कौन से गुण सही नहीं है। तो क्या है वेग में परिवर्तन, अगर वेलोसिटी भी चेंज करते हैं तो आवेश को नहीं बदला जा सकता है। आगे देखिए आवेश सदैव आवेशित वस्तु की सतह पर रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। क्या है इससे क्या है आपको एग्जाम्पल भी बनते हैं। आवेश मतलब चार्ज पार्टिकल है, वो आवेशित वस्तु कोई भी जो वस्तु जो चार्ज है उसके सरफेस, जैसे कि मेरा हाथ, जैसे कि मेरे अंदर आवेश है तो जो सरफेस होगा हमारा उसके ऊपर ही क्या रहेंगे चार्ज पार्टिकल रहेंगे। तो आजकल के टाइम पे जैसे कि यूपी और बिहार में जहां बाढ़ आई हुई है वहां पे क्या है बिजली गिरने की बहुत सारी घटनाएं हो रही है, आकाशीय बिजली जिसे कहते हैं, गिरने की बहुत सारी घटनाएं हो रही है, तो वहां पे काफी लोग मर रहे हैं। एक्चुअली क्या है वहां पे क्या है मैदानी एरिया ज्यादा है और लोग खेतों में काम करते हैं, खेतों में पानी भरा होता है तो बिजली कहीं दूर पे भी गिरती है तो पानी क्या है लोग उसके चपेट में आ जाते हैं। तो अगर कहीं बिजली गिरती है तो ये जो फंडा है वो काम करता है आवेश सदैव आवेशित वस्तु के सतह पर रखता है। अगर आपके पास कार वगैरह है तो अगर आप कार के अंदर बैठेंगे या कोई खोखला गोला होगा उसके अंदर रहेंगे, उसके आपको सरफेस से टच नहीं होना है। अगर आप कार के अंदर बैठे हैं, कार के ऊपर बिजली गिरती है तो जो आवेश होगा उसके बाहरी सतह पर होगा और आपको उससे क्या है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अंदर क्या आता है जो शून्य रहता है, आवेश क्या होता है आवेश शून्य रहता है, तो उसके सरफेस पर ही क्या है वो आवेश रहते हैं। नेक्स्ट देखिए पांचवा पॉइंट है आवेश हल्की उदासीन वस्तु को भी अपनी ओर क्या कर सकता है आकर्षित करता है। जो कोई पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है वो उदासीन वस्तु है उसको भी क्या है अपनी ओर आकर्षित करता है, थोड़ा हल्की उदासीन वस्तु है। जैसे कि आप लोग देखा होगा जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके घर में होते हैं उनमें न्यूट्रल वायर लेके जाई जाती है। न्यूट्रल वायर किसके लिए रहती है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ग्राउंड जिसको हम कहते हैं, अर्थिंग भी कहते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा चार्ज पार्टिकल अगर कहीं पे लीकेज हो रहा है करंट का तो क्या होता है सीधे ग्राउंड चले जाता है। तो क्या है जो आवेश होता है वो उदासीन वस्तु को भी अपनी ओर आकर्षित करता है, अगर हल्का उदासीन है तो उसको भी अपनी ओर क्या करेगा आकर्षित करेगा। तो यहाँ पे मैंने चार्ज से संबंधित सारी चीजें बता दी है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, स्थिर विद्युत पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं इसके आगे हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं कूलॉम्स लॉ। तो आइए आगे देखते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ एक स्थिर विद्युत में मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। इसको देखना है इसलिए क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी नहीं दिया है तो भी क्या है ये आ सकता है यहाँ से क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आपको बन सकते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो सजातीय आवेश होते हैं या जो सेम जो आवेश होते हैं उनके बीच में क्या होता है प्रतिकर्षण होता है, और जो विजातीय आवेश होते हैं मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो उनके बीच में क्या होगा आकर्षण होगा। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या है एक बल के समान होता है। तो कूलाम भाई साहब ने ये बताया कि जो बल होगा वो कितना होगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ जो धनात्मक आवेश होंगे वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिकर्षण करेंगे, मतलब वहां से दूर हटेंगे, और एक पॉजिटिव निगेटिव होगा तो क्या दोनों पास आएंगे तो उनके बीच में क्या रहेगा एक बल रहेगा। तो कूलाम भाई साहब ने हमको ये बताया कि वो बल क्या होगा। तो कूलाम का नियम क्या कहता है अगर कोई एक पॉजिटिव धन आवेश पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ठीक है, और एक कहीं पर क्या है निगेटिव क्यू चार्ज है, ठीक है। कूलाम नियम ये कहता है उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल है, बल किससे हम डिनोट करेंगे फोर्स से डिनोट करेंगे। तो क्या होता है उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, परिमाण मतलब जो उनका आवेश होगा उनके गुणनफल के समानुपाती होगा, मतलब ये Q1 मल्टीप्लाइड बाय Q2 वो उनके समानुपाती होगा। उनके बीच लगने वाला बल उनके जो परिमाण या जो द्रव्यमान है उनके गुणनफल के क्या होगा समानुपाती होगा, ठीक है। ये Q1 है और ये Q2 है, और उनके बीच की दूरी मतलब जितना पास आते जाएंगे उतना प्रतिकर्षण या आकर्षण बढ़ते जाएगा। तो उनके जो बीच की दूरी है, मान लो इसकी बीच की दूरी में मैं ले लेता हूं 8, ठीक है। तो उनका जो बीच की दूरी होगा उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब स्क्वायर के अपोजिट होगा, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा, तो इसका डेफिनेशन क्या बनती है, किन्हीं भी दो आवेशों के परिणाम के गुणनफल तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है उनके बीच लगने वाला आपस में लगने वाला बल। तो यहां से
अगर मैं कूलॉम के नियम के इसको इक्वल टू करूं तो यहाँ एक k कांस्टेंट आता है Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और इस k का वैल्यू क्या होता है, F इक्वल टू यहाँ पे जो k है वो k का, इस k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन, ठीक है। और ये Q1 वैसे ही रहेगा इंटू Q2 वैसे ही रहेगा अपॉन क्या है आर स्क्वायर, ये हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। ये फोर्स कितना लगा, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन में होती है। तो यही एक 3 लाइन का मैंने आपको समझा दिया कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ फिर से देखिए एक बार, कोई चार्ज पार्टिकल दो है तो उनके बीच में क्या होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा। तो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान कितना होगा वो हमें कैसे मालूम चलता है, कूलॉम्स लॉ से। उन्होंने बताया था कूलॉम भाई साहब ने कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके परिणाम के गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन, परिणाम गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की जो दूरी है उसका वर्ग मतलब स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती हम क्या करते हैं, 1 अपॉन कर देते हैं, के बराबर होता है। तो बराबर करने के लिए समानुपाती का चिन्ह हटाना पड़ेगा, जहां पे के आप कांस्टेंट लगाएंगे और के की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ न्यूटन, और ये Q1 Q2 वैसे ही रहेगा। तो इसका जो फॉर्मूला है यानी नियम है, इसका हमारे पास क्या उपयोग है, इसका उपयोग ये है, किसी परमाणु है तो परमाणु के मध्य जो आपस में इलेक्ट्रॉनों के बीच में आपस में प्रतिकर्षण या आकर्षण बल होता है, तो इसके माध्यम से हम क्या सकते हैं, बल कितना लग रहा है उसको हम निकाल सकते हैं। किसी परमाणु में या किसी जल के अणु है या कहीं भी जो अणु और परमाणु के बीच का जो आकर्षण और प्रतिकर्षण जो बल होता है, तो हम कूलॉम्स लॉ के माध्यम से क्या है उस बल की गणना कर सकते हैं। तो एग्जाम में आएगा तो अगर आप लोग इसको डायरेक्ट याद रखेंगे तो आपको हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू दी गई होगी और किसी बल की या उनके बीच की दूरी, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की और विद्युत विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की। तो ये दोनों देखने से पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा, वो इम्पोर्टेंट है, वो है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में जब समझेंगे तब आप ये दोनों को समझ पाएंगे। तो विद्युत क्षेत्र को जानने के लिए विद्युत क्षेत्र को हम जानते हैं, तो इसको तो नाम से ही समझ में आ रहा है विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद्युत क्षेत्र मतलब ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहां पे क्या है विद्युत का प्रभाव होगा, या वहां पे क्या है आपको या कुछ बल का प्रभाव होगा, है ना। तो उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र। तो अगर किसी भी धन आवेशित, कोई भी धन आवेशित हो गया, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो गया, तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके चारों ओर कोई क्षेत्र होगा जहां तक क्या है इसका प्रभाव होगा, मतलब ये इस क्षेत्र तक क्या कर सकता है, ये मतलब इस क्षेत्र तक किसी चार्ज पार्टिकल को आकर्षित कर सकता है या प्रतिकर्षित कर सकता है। ये बहुत ज्यादा दूर तक तो नहीं जाएगा, है ना। तो विद्युत क्षेत्र हम किसे कहेंगे, कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र तक कोई दूसरा पार्टिकल क्या कर सकता है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, ये जो क्या हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो हो गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर सकता है। मैं क्या बोल रहा हूं, किसी आवेशित क्षेत्र के चारों ओर का वह भाग जिस भाग में कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। मतलब कहीं पर भी आप लोग जाके देखे होंगे, थोड़ी सी क्या होती है, जैसे कि बहुत हाई ट्रांसमिशन की लाइन होगी, उसके पास भी नीचे से गुजरेंगे, शांत माहौल रहेगा, थोड़ी सी आवाज भी आती रहती है, ठीक है। जहां से हाई करंट जाती है वहां आसपास के क्षेत्र क्या थोड़ा सा क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब आपको अपनी ओर खींचेगा या फिर आपको वहां से दूर करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी आवेश हो गया उसके चारों ओर कोई क्षेत्र, जो क्षेत्र होगा वहां पे कोई दूसरा जब आवेश ले जाएंगे तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, तो उस क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आगे हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें एक और चीज शामिल होते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी आपको नाम समझ में आ रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब जो विद्युत क्षेत्र है ये कितना तीव्र होगा या कितना कम होगा। तो मतलब जहां ये पॉजिटिव चार्ज मतलब इसके सेंटर में है, तो यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा होती जाएगी, मतलब विद्युत जो चार्ज पार्टिकल है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, तीव्रता ज्यादा होगी। और जैसे ही दूर आते जाएंगे उसकी तीव्रता क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी और लास्ट में क्या है, एकदम कम हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम क्या करते हैं, ई से डिनोट करते हैं।
तो अगर मैं इसकी बात करूं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करूं यहाँ पर, तो किसी विद्युत क्षेत्र की किसी भी बिंदु पर ठीक है, यहाँ पर कोई भी आप इस क्षेत्र के अंदर कोई भी आप एक बिंदु ले सकते हैं, तो किसी विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एकांक धन आवेश मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, तो वो कितने बल का अनुभव करेगा, ये क्या होती है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। मतलब ये पॉजिटिव है, तो पहली बात तो एक दूसरे के पास आने की कोशिश नहीं करेंगे, दूसरे को ढकेलेंगे, तो ये दोनों के बीच में क्या रहेगा, प्रतिकर्षण बल रहेगा। अब वो बल कितना रहेगा वो हमको कैसे मालूम चलेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जितना बल का वो अनुभव करेगा, है ना, जितना बल से एक दूसरे को दूर फेंकेंगे वही हमारी क्या होगी, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश रखने पर वह जितने बल का अनुभव करता है, जितना बल का वो अनुभव करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और तो ई का मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन क्या हो जाएगा, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है अपॉन क्यू, मतलब फोर्स पर कूलम। फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि चार्ज के ऊपर बल लग रहा है आपका, है ना, तो न्यूटन पर इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स पर कूलम, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ये दूसरे को रिपल करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, और एक चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो न्यूटन पर कूलम यहाँ पे हो गया। और ये भी क्या है अदिश राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ना, अदिश राशि है। तो होप्स आपको समझ में विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र क्या होगा, जहां भी कोई आवेश रहेगा उसके चारों ओर का वो क्षेत्र होगा, जहां तक क्या है उसका तीव्रता, मतलब उसके जो क्षेत्र है जहां तक क्या है वो दूसरे आवेशों को क्या कर सकता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण कर सकता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उस विद्युत क्षेत्र में ही जो कोई अन्य आवेश आएगा तो वो कितने बल का अनुभव करेगा, वो हमें कहती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल के जो पास वाला क्षेत्र होता है, यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक रहेगी, और दूर दूर जाते जाएंगे हम तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी। तो होप्स आप ये दोनों चीजों को समझ गए होंगे, इसको याद रखेंगे। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्या आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आ सकता है कि कितना फोर्स लगा, किसी इतना कूलाम पर इतना फोर्स लगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, तो आपको क्या करना है, सिर्फ डिवाइड कर देना है। तो अगर आप ये समझ में आ गया हो तो अभी बहुत आसानी से दोनों चीजें समझ में आने वाली है। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव की, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम स्टैटिक वाला पोर्शन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो विद्युत विभव की हम बात करते हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही हमको बताता है जब कोई दो आवेशों को अगर आपस में कनेक्ट किया जाए तो आवेश का गमन किस तरफ होगा, मतलब आवेश का जो ट्रेवलिंग होगा वो क्या होता है, किस तरफ होगा। तो आवेश जैसे जो होता है उसका जो ट्रेवलिंग होता है ना, तो वो हमेशा हाई वोल्टेज टू क्या होता है, लो वोल्टेज, मतलब उच्च विभव से क्या है, निम्न विभव की ओर क्या होती है, करंट बहती है। आपके घरों में 220 वोल्ट आता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर में कितना रहता है, 1100 वोल्ट रहता है, उसके पीछे जो ट्रांसमिशन लाइन रहती है सब स्टेशन में 132 केवी तक रहता है। हाई वोल्टेज से क्या है, लो वोल्टेज रहता है, हाई वोल्टेज में क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है जैसे ऊष्मा भी है, जो बहुत चीजें जो गर्म रहेंगी तो ऊष्मा का संचरण कहाँ होता है, हाई ऊष्मा वाले क्षेत्र से लो ऊष्मा वाले क्षेत्र पर, है ना, अधिक ऊर्जा वाले क्षेत्र से कम ऊर्जा। वैसे पानी का बहाव भी क्या होता है, हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो विद्युत जो विभव है वो हमें यह बताता है कि चार्ज का जो पार्टिकल्स है, जो आवेश है, उसका गमन किस तरफ होने वाला है। अब देखिए विद्युत विभव का थोड़ा सा डेफिनेशन के रूप में देख लेते हैं। फिर से मैं एक विद्युत क्षेत्र बनाता हूँ ना, प्लस क्यू यहाँ पे चार्ज है, क्या है, इसका विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत विभव क्या होगा, बाहर में कोई और चार्ज पार्टिकल जो बहुत दूर में है, ठीक है, प्लस क्यू होगा। तो विद्युत विभव हम क्या कहेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत से, मतलब इसका डिस्टेंस क्या है, बहुत दूर है, ठीक है, ये डिस्टेंस है। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में अनंत से कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में लाने पर जितना कार्य करना हमको पड़ेगा उसे हम क्या कहेंगे, उस पॉइंट का विद्युत विभव कहेंगे। इसका भी मात्रा क्या होता है, इसका मात्रा जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। तो अगर हमको इस क्षेत्र का विद्युत विभव निकालना है कोई, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये चार्ज पार्टिकल है, इस पे बल लगाना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क का डेफिनेशन क्या होता है, आपको फोर्स भी लगाना पड़ेगा इनटू डिस्प्लेसमेंट भी होगा, मतलब बल भी लगा रहे हो यहाँ पे लाने के लिए, पहले ही प्लस है, ये भी पॉजिटिव यहाँ आने का विरोध करेगा, आप जबरदस्ती उसको यहाँ तक लेके आ रहे हो,
प्लस क्या ये डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या वर्क भी आपका काम कर रहा है। तो अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने पे जितना कार्य करना पड़ता है हमें, तो उसे उस बिंदु का हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम वोल्ट से नापते हैं। ठीक है, यह हमारा क्या हो जाता है, विद्युत विभव। क्या मैंने बोला, अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में हमको जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, उस बिंदु पर विद्युत विभव। और विभवांतर क्या होता है, मान लो विद्युत क्षेत्र ऑलरेडी है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, VA है, ऑलरेडी एक पॉइंट है ना, ये यहाँ क्या एक आवेश है, यहाँ पे एक आवेश है VB, ठीक है, VB एक आवेश है। तो विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो आवेश होते हैं, यहाँ भी इसका भी कुछ विभवांतर हो, ये भी अनंत से आया हुआ है और ये भी क्या है, अनंत से आया हुआ है। तो इनके बीच ही कुछ दूरी होगी, ठीक है, इनके बीच में कुछ दूरी होगी, तो दोनों को आपस में मिलाने पर क्या है, कुछ कार्य करना पड़ेगा। उसी हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, विद्युत का विभवांतर कहेंगे। मतलब विभवांतर हम जब वोल्ट निकालेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, VA माइनस VB करना पड़ेगा, तो हमको क्या मिलेगा, ये वोल्ट मिलेगा। ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, माइनस करना पड़ेगा। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं की जो बीच की दूरी रहती है ना, कि दो बिंदुओं को जो आपस में मिलाएंगे तो मिलाने में जितना कार्य करना पड़ेगा हमें, उसी को हम कहेंगे विद्युत का विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए, अगर ये दोनों को हम मिला के देखें तो यहाँ पे हमारा वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, वोल्ट क्या हो जाएगा, इसको लाने के लिए वर्क करना पड़ रहा था, वर्क किस पे वर्क करना पड़ रहा था, Q पे, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q। मतलब वोल्ट क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जितना वर्क किया गया, V इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज। इसी को हम क्या कहते हैं, इसका SI मात्रा क्या होता है, इसे कहते हैं वोल्ट। ठीक है, वोल्ट होता है। तो ठीक है, मान लो यहां भी देख लो हम, ठीक है, मान लो एकांक धन आवेश, मान लो ये 1 कूलम का आवेश है, ठीक है, 1 CV देता हूं, 1 कूलम का आवेश को यहां से यहां तक लाने में वर्क करना पड़ता है। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, है ना। मान लो 1 जूल का काम करना पड़ता है, तो वहां पे वोल्ट का क्या हो जाएगी, 1 कूलम, है ना, और ये मतलब वर्क क्या हो जाएगा हमारा, वोल्ट क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट। कहने का मतलब ये है, 1 कूलम अगर आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने पर 1 जूल का कार्य करना पड़ता है। W की वैल्यू भी 1 हो गई और चार्ज पार्टिकल की वैल्यू भी 1 हो गई, तो हमको क्या हो जाएगा, वहां पर 1 वोल्ट का जो विभवांतर होगा वहां पे लगेगा। तो आपको चीजें समझ में आ रही है। V का फार्मूला भी आप लोग नोट कर लेंगे। V इक्वल टू क्या होता है, W/Q, मतलब वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क कितना करना पड़ रहा है, मान लो 1 जूल का काम करना पड़ रहा है 1 कूलम चार्ज को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए, तो आपका क्या हो जाएगा, वोल्ट क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट। और वोल्ट को मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट भी है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर। इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, आइडियली अनंत होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा उच्च प्रतिरोध, मतलब हाई रेजिस्टेंस का ये होता है। और इसको क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं। मैं आगे की वीडियो में बताते हुए चलूंगा, हमारी आगे की वीडियो आएगी, इसमें सभी पूरा करंट को आगे भी पढ़ना है पूरा, है ना। तो ये विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर और इलेक्ट्रिक क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं। आगे मैं बताऊंगा, हमको स्टैटिक वाला पोर्शन जो है हमारा कंप्लीट हो गया। हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र पढ़ने वाले हैं। विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र तो हो गया, हमको क्या करना है, विद्युत धारा पढ़ना है, करंट पढ़ना है। तो उसको मैं आगे के वीडियो में डील करूंगा। और आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी मैं क्या इस प्रकार की डिटेलिंग आपके लिए वीडियो लेके आते रहूंगा। तो आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।